हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 25 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, नो व्हेन टू लाफ एट योर सेल्फ एंड फाइंड अ वे टू लाफ एट ऑब्स्टिकल्स दैट इनएविटेबली प्रेजेंट देमसेल्व्स। अपने आप को हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार होता है अपनी गलतियों पर भी हमें हंसी आती है और वहाँ हंस लेना चाहिए। कुछ कहीं पर एम्बैरस हो जाते हैं या फिर कहीं पर कोई गलती कर देते हैं तो अकेले में आके हंसते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो वहाँ हंस ही लेना चाहिए। हमेशा अपने आप को दोषी ठहराते रहना कि नहीं ये ठीक नहीं किया है, यहाँ गलती हो गई, ये चीज़ ख़राब कर दी। उससे अच्छा है कि गलतियों पर आकर हंस लो तो मन भी हल्का हो जाता है और अपनी गलती भी कम लगती है थोड़ी। अपने आप को बच्चा समझकर हम माफ़ कर देते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हु टुक ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर 2025। ये तो कई बार हम देख चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं। 24 नवंबर को इन्होंने अपनी शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति भवन में। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं और 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे हैं। फरवरी 2027 तक इनका ये टर्म रहने वाला है एज CJI। अब यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके हिसाब से देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करता है, इंक्लूडिंग द CJI। ठीक है, CJI को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ट्रेडिशनली द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इज चूजन फॉर द पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट हैव सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की हो एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट एज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। टेन्योर की बात करें तो कोई फिक्स टर्म नहीं है। CJI सर्व करता है अंटिल रीचिंग द एज ऑफ 65। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करें तो हटाया नहीं जा सकता CJI को। अगर हटाना हो तो वो केवल इम्पीचमेंट के थ्रू हो सकता है फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, ये दो ही क्राइटेरियाज़ हैं जिन पर बेस्ड हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है CJI को। सैलरी की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी दी जाती है। रिमूवल का प्रोसेस क्या है? रिमूवल का प्रोसेस जो है पार्लियामेंट से शुरू होता है विद अ नोटिस साइंड बाय एटलीस्ट 100 लोकसभा MPs और 50 राज्यसभा MPs। अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज इज रिक्वायर्ड, जिसके बाद प्रेसिडेंट जो है रिमूवल ऑर्डर को इशू कर देते हैं। अब CJI की जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? लीड्स द सुप्रीम कोर्ट, decides bench formation and case allocation, advises the president on judicial appointments and transfers. Administrative role क्या है? Acts as the administrative head of the Supreme Court, coordinates with the government on judicial reforms and appointments. Significance की बात करें तो he serves as the guardian of the constitution, ensures judicial independence and maintains checks and balance among the 3 branches of government. Which organization entered into an MOU with Aramco Asia India to examine opening a branch office and deepen long-term cooperation? तो अभी कल ही जो हमने कल वाली ही की है करंट अफेयर की वीडियो, उसमें भी हमने देखा था MOUs का। हमने पूरा लिस्ट के थ्रू रिवाइज की थी चीज़ें, तो उसमें भी देखा था ये क्वेश्चन। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है इसने अरामको एशिया इंडिया के साथ में मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि ब्रांच ऑफिस जो है इसको ओपन किया जा सके एंड स्ट्रेंथन मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन। अब फोकस एरियाज क्या रहेंगे इसमें? पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटेड प्रोक्योरमेंट, जॉइंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी और दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हैं जावेद अशरफ, रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं और ये ITPO के इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के बन गए हैं चेयरमैन। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये बनाए गए हैं 2 साल के लिए। ठीक है, ग्लोबल डिप्लोमेसी, ट्रेड नेगोशिएशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका जो एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट पर काम आने वाला है। विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग नेपाल इन कोलंबो। तो आप सभी ने देखा ही होगा, ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है नेपाल को हराकर। कोलंबो में ये फाइनल मैच हो रहा था। ठीक है, नेपाल ने 115 रन का टारगेट दिया था जिसको भारत ने सक्सेसफुली चेज किया है और हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रिएट किया है फॉर इंडिया इन इंक्लूसिव एंड डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। और अब इसके बाद से एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि अब ये जो ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट अभी तक चल रहा था जिसको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था, तो ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब इसको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगेगा और विजिबिलिटी इसके बढ़ेगी, मतलब और ज़्यादा लोग इसको देखना शुरू करेंगे।
अब हम ब्लाइंड क्रिकेट की कुछ बात करें तो गवर्नड ग्लोबली बाय द वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल। प्लेयर्स जो हैं 3 पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, B1 जो फुली ब्लाइंड होते हैं, B2 पार्शियली ब्लाइंड और B3 पार्शियली साइटेड। अ हार्ड प्लास्टिक बॉल विद बॉल बेयरिंग इज़ यूज्ड सो प्लेयर्स कैन ट्रैक इट बाय साउंड। और इंडिया की बात करें, ब्लाइंड ये ज़्यादा कुछ है नहीं, कोलंबो में हुआ था तो वही बताया गया है। इंडिया की बात करें ब्लाइंड क्रिकेट में, इंडिया हैज़ वन मल्टीपल मेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप्स ODI और T20 में। 2025 वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप विन इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स टाइटल, reinforcing India as a leader in both men's and women's blind cricket. What does the Constitution 131st Amendment Bill 2025 propose that recently seen in the news? 131वां अमेंडमेंट बिल जो 2025 में प्रपोज किया गया है, ये किस बारे में है? ये चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंडर लाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। विंटर सेशन पार्लियामेंट का 1 से 19 दिसंबर में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा विंटर सेशन के अंदर, ठीक है, जो 1 से 19 दिसंबर के बीच में सेशन चलेगा पार्लियामेंट का। इंक्लूजन अंडर आर्टिकल 240 विल अलाइन चंडीगढ़ विद अदर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। इस तरह से इनमें भी लेजिस्लेचर नहीं है, तो चंडीगढ़ भी एक ऐसा यूटी कहलाएगा जो इनमें से एक होगा विदाउट लेजिस्लेचर्स। चेंज विल अलाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर चंडीगढ़। अभी हम देखते हैं यूटी चंडीगढ़ भी है लेकिन कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है वहाँ पर। पंजाब गवर्नर जो है वही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते हैं। आर्टिकल 240 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन यूटीज़। अब यहाँ पे रिसेंट के बिल दिए गए हैं, तो बिल का नाम याद रखिएगा। 2025 में जो बिल पेश किए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 का, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2025, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। सीइंग होप एन्यू relates to which initiative that restored vision for thousands in Jammu and Kashmir। तो ये ऑपरेशन दृष्टि से संबंधित है। सीइंग होप अन्यू जो है, ऑपरेशन दृष्टि एन एडवांस्ड आई सर्जरी कैंप was conducted at कमांड हॉस्पिटल उधमपुर। ओवर 2000 पीपल स्क्रीन्ड एंड 400 प्लस सर्जरीज परफॉर्म की गई यहाँ पर। प्रोवाइडेड एसेंशियल आई केयर टू रिमोट रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लेड बाय ब्रिगेडियर SK मिश्रा, अ रिनोन्ड आई सर्जन। अब इसमें विजन को रिस्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया गया। एंड एनहांसिंग सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन इनिशिएटिव रिसीव्ड एप्रिसिएशन फ्रॉम द रक्षा मंत्री COAS एंड जम्मू कश्मीर लीडरशिप। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टाइटल बाय डिफीटिंग जापान्स यूशी तानाका इन सिडनी। यह लक्ष्य सेन, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टाइटल। सिडनी में जो हुआ था, जापान के यूशी तानाका को हराकर ये जीते हैं। इनका ये पहला टाइटल है लक्ष्य सेन का 2025 का, ठीक है, इस साल का ये पहला टाइटल है एंड थर्ड सुपर 500 करियर टाइटल। वर्ल्ड रैंक की बात करें तो इनकी 14 है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्य सेन एंड हिज रिकॉर्ड्स। 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। थॉमस कप में 2022 में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, फिर कॉमनवेल्थ में सिल्वर भी जीता था, ठीक है। मेंस सिंगल्स में गोल्ड और मिक्स टीम में सिल्वर जीता था। एशियन गेम्स में गोल्ड जीता मेंस टीम में, फिर एशियन मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता 2023 में, एशियन टीम चैंपियनशिप में मेंस टीम में ब्रॉन्ज जीता, यूथ ओलंपिक गेम्स में सिल्वर, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज। ये पुराने हैं तो इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। जैसे एशियन जूनियर चैंपियनशिप, इसमें 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता था, या यूथ ओलंपिक गेम्स में भी 2018 में गोल्ड जीता था। Which 3 countries recently launched the ACITI Partnership 2025? ये कंट्रीज़ हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ACITI इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ट्राईलेटरल टेक इनिशिएटिव है। फोकस एरियाज इसमें रहेंगे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, ग्रीन एनर्जी इनोवेशन, एथिकल AI एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर। नेट ज़ीरो गोल्स को ये सपोर्ट करता है थ्रू जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 3 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया।
The second National Economic Growth Summit 2025, where BEML earned 2 key awards, took place in which city? ये शहर है मुंबई, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मुंबई में हुआ था नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ समिट। BEML रिसीव्ड मेजर रिकॉग्निशन फॉर परफॉर्मेंस एंड ब्रांड लीडरशिप। BEML के जो CMD हैं शांतनु रॉय, इन्हें अवार्ड किया गया एज बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरिंग में। Award acknowledges his efforts in boosting competitiveness, adopting advanced tech, and driving growth. BEML also won Best Brand of the Year, highlighting its strong presence in rail, defense, and mining sectors. The summit provided a platform for industry leaders to showcase achievements and collaborate. अब यहाँ पर कुछ समिट और कॉन्फ्रेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। टाइम याद रखिए चाहे मत रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडम नीदरलैंड्स में हुई। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। 46th आसियान समिट कुआलालंपुर मलेशिया में हुई। 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस फ्रांस और कोस्टा रिका में हुई। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बॉन जर्मनी में हुई। 51st G7 समिट कनानास्किस कनाडा में हुई। फिर नाटो समिट हुई द हेग नीदरलैंड्स में। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई किंगदाओ चाइना में। 17th ब्रिक्स समिट हुई रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग ये रांची झारखंड में हुई। 25th SCO समिट तियानजिन सिटी चाइना में। सेमिकॉन इंडिया यशोभूमि नई दिल्ली में। 5th राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम नई दिल्ली में। और 7th फ्यूचर फूड फोरम दुबई UAE में हुई। हु वन द 2025 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। लास्ट 4 रेसेस में इनकी सेकेंड विन है, ठीक है। 4 रेसेस में से 2 जीते हैं ये। और टॉप 3 इसमें देख रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपेन नंबर 1, फिर सेकंड पर लैंडो नॉरिस और थर्ड पर हैं जॉर्ज रसेल। अब यहाँ 3 नवंबर कहाँ से आ गया? 24 नवंबर के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। The Sangay Festival of Manipur is primarily held at Impal Valley. China is building the world's first artificial floating island capable of withstanding nuclear blast and severe ocean conditions. First ever Ramakrishna Mission College North East India में मेघालय में इनॉग्रेट हुआ। UAE secured the third spot among global humanitarian donors in 2025 with $1.46 billion in aid. अमित अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी। न्यू दिल्ली 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस बिगिन हुई 24 नवंबर को। जापान ने लॉन्च किया बायलैटरल जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। जमाइका रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन आउटब्रेक ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हरिकेन मेलिसा। एंड 69th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कमेंस्ड इन जम्मू कश्मीर। अब आगे डेली की तरह कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। करेक्ट बताना है हमें, है ना। पहला है द एक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये सही बात है। और दूसरा है द पावर टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी वॉज वेस्टेड इन द क्वीन। 1858 का जो एक्ट था, क्वीन को इंडियन टेरिटरी के कंट्रोल की पावर दे दी गई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होंगे स्टेटमेंट। ये देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद ये रिफॉर्म्स लाए गए और इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया। ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू ओवरसी इंडियन अफेयर्स, एंडेड कंपनी रूल, स्टार्टिंग डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। और गवर्नर जनरल को रीडेजिग्नेट किया गया एज वायसराय। हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679 ये क्या बात करता है? स्टेट्स दैट नो वन वाज टू बी इम्प्रिजन विदाउट अ रिट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम, प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू अ प्रिजनर टू ऑब्टेन ईदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल, safeguarded the personal liberties of the people against arbitrary imprisonment by the king's orders। तो यहाँ पर ना सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट होंगी। हैबियस कॉर्पस एक्ट ऑफ 1679 जो है किंग चार्ल्स 2 के अंडर इसको पास किया गया था। रिक्वायर्स दैट एनी अरेस्टेड पर्सन बी ब्रॉट बिफोर अ जज टू चेक द लीगैलिटी ऑफ देयर डिटेंशन। अभी भी हम देखते हैं ना हैबियस कॉर्पस हमारी रेट है हमारे यहाँ पर भारत में भी। तो क्या था, इसको 1679 में पास किया गया था और ताकि कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो है उसे मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर, ताकि ये देखा जा सके कि उसको जो पकड़ा गया है वो लीगल तरीके से पकड़ा गया है या बस ऐसे ही जिसका मन हुआ उसे पकड़ लिया। ठीक है, हैबियस कॉर्पस मीन्स यू शैल हैव द बॉडी, मतलब कि कोर्ट में जिस भी इंसान को जेल में डाला गया है, पकड़ा गया है, उसको उसकी बॉडी को सामने प्रेजेंट करना है जज के सामने, है ना, उसको साक्षात लेकर आना है जज के सामने।
It protects personal liberty and prevents arbitrary or illegal imprisonment. The principle remains important today, including in India under Article 21, 32 and 226 of the Constitution. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट। तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस एक्चुअल मोशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं। फ्रिक्शन जो है मेनली डिपेंड करता है ऑन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, द फोर्स प्रेसिंग टू सर्फेसेस टुगेदर, और फिर कांटेक्ट में जो मटेरियल आ रहा है उसका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया इन कांटेक्ट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ जनरली हायर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होती रहती है फ्रिक्शन भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ होता रहता है। अभी लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड? कोची, कांडला, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम? आंसर बताइएगा कमेंट में। और ये हमने कल भी बात की थी। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो आप देखिए अच्छे से पूरी वीडियो को, जहाँ भी कमी हो वो कमी को भी बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।